हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। इसको हम समझेंगे मनी हाइस्ट की एक बहुत सिंपल केस स्टडी के थ्रू, दैट हाउ यू कैन लिटरली demolish a particular economy. We will also cover a case study related to Sri Lankan crisis and a different perspective to Ukraine and Russia crisis. अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और लास्ट तक ज़रूर बने रहना इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट नॉलेज। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझो कि किसी कंट्री की डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी पे, उसकी बैंक्रप्सी की प्रोबेबिलिटी पे लोग कैसे पैसा कमा लेते हैं, हाउ दे डूइंग गैम्बलिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया। ओके, इंडिया ने मॉरिशस को पैसा दिया, वी हैव गिवन $2 बिलियन का लोन दिया है इंडिया ने। दिस इज अ सोवरन लोन जो इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस गवर्नमेंट को लोन दिया है। ओके, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, इंडियन गवर्नमेंट को वरीसम है, इंडियन गवर्नमेंट, कि यार पता नहीं मॉरिशस कहीं डिफ़ॉल्ट ना मार जाए मेरे लोन पे बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अभी डिफ़ॉल्ट करा नहीं है, अभी डिफ़ॉल्ट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि काम करता हूँ मैं, आई विल बाय अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर लोन, मैं एक इंश्योरेंस परचेज करता हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल गो टू ईदर सम अदर कंट्री और सम अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। से फॉर एग्जाम्पल JP मॉर्गन के पास गई इंडियन गवर्नमेंट की, भाई मैंने $2 बिलियन का लोन दे दिया है उसको, नाउ आई एम वरिड कि अगर मॉरिशस ने डिफ़ॉल्ट मार गया तो मैं क्या करूँगा। JP बोलता तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, इंडिया में बैठा हूँ ना, मेरा तो काम ही यही है, ठीक है। आई विल राइट यू अ प्रोमिसरी नोट, आई विल गिव यू अ प्रॉमिस, ठीक है, कि अगर मॉरिशस ये अगले 10 साल में डिफ़ॉल्ट मार जाता है तो तेरा $2 बिलियन मैं पे करूँगा। इंडिया बोला यार तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, JP मॉर्गन। JP दोस्ती वोस्ती नहीं, पैसे की बात है भाई, ठीक है। आई विल गिव यू अ इंश्योरेंस अगेंस्ट विच यू हैव टू पे मी अ कवरेज फीस, और आई वुड से अ प्रीमियम। कितना परसेंट प्रीमियम देना है, से फॉर एग्जाम्पल 5%, ठीक है। तो तू तेरे $2 बिलियन का जो एक्सचेंज हुआ है ना, उसमें से 5% मेरे को दे दे सीधे सीधे, ठीक है। गिव मी दैट 5% एंड ऑफ दैट अमाउंट, एंड आई विल गिव यू द गारंटी कि अगर मॉरिशस डिफॉल्ट मारता है तो आई विल पे यू द इंटायर $2 बिलियन विदाउट एनी कंडीशन। अनकंडीशनल इंश्योरेंस है, ठीक है। ये जो इंश्योरेंस दिया है यही CDS है। अब बताना प्लीज, ये जो कंट्री है, अभी अगर मॉरिशस की जगह मैं बोलता हूं कि दिस इज नॉट मॉरिशस, दिस इज श्रीलंका, क्या अभी भी 5% पे JP मॉर्गन मेरे को देगा ये इंश्योरेंस? बहुत हायर रेट पे देगा, येस और नो? हायर रेट पे देगा, ही माइट डिमांड 20%, कि बिकॉज क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट श्रीलंका का इज हायर एज कंपेयर टू मॉरिशस, ठीक है, इवन एज कंपेयर टू भूटान। भूटान गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, श्रीलंका ने तो रिसेंट डिफॉल्ट मारा है। तो किसी भी कंट्री का अगर CDS स्पाइक कर जाता है, स्पाइक मतलब रातों रात डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गया, ओके, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन अगर किसी का भी अगर 100% से ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो पैनिक के कारण ही हो सकता है बस। याद है मार्च 2020 में क्रूड प्राइस नेगेटिव हो गया था फ्यूचर्स में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट, सारे के सारे शिप खड़े हो गए थे जहां पर थे। आई होप यू मस्ट हैव अवेयर, सुना होगा आपने वो, है ना, कि नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है फ्यूचर, मतलब जो इस महीने की जो एक्सपायरी वाला फ्यूचर था, मार्च का एक्सपायरी, अप्रैल वॉज वेरी फाइन बिकॉज उनको पता तब तक नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो अप्रैल भी सिंगल डिजिट में आ गया था बट नॉट जीरो, नॉट लेस देन जीरो, राइट। सिमिलरली
CDS जो होता है, CDS के फेस पे एक रेट लिखा होता है, इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट। अब जेपी मॉर्गन क्या कर रहा है, जेपी मॉर्गन क्या यहां पर राइटर है, राइटर मतलब राइट, क्या जेपी मॉर्गन इज अ सेलर ऑफ इंश्योरेंस, यस और नो? क्या मैं इसको एक ऑप्शन मान लू? CDS इज नथिंग बट अ ऑप्शन, जैसा आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेते हो, राइट? यू आर बाइंग इंश्योरेंस। आप तो यू आर बाइंग इट बिकॉज ऑफ यू वांट टू मेक मनी, आप स्क्वायर ऑफ करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर आप उसको सेटलमेंट तक रख रहे हो तो यू आर लिटरली बाइंग इंश्योरेंस। अगर कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो कि कल को अगर प्राइस बढ़ जाए तो तू मेरे को आज के रेट में बेचेगा, जिस रेट का मैंने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया है। अब जेपी मॉर्गन के साथ समझना, श्रीलंकन इकोनॉमी अगर फ्लरिश कर जाती है तो जेपी इज इन प्रॉफिट, यस। जो डिफॉल्ट कंडीशन है, जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, ये कांस्टेंट रह जाती है तो भी जेपी विल मेकिंग प्रॉफिट 2/3 टाइम्स। 3 कंडीशन हो सकती है यार, या तो कंट्री ग्रो करेगी, या कंट्री डाउन हो जाएगी, डिफॉल्ट रिस्क या तो कम होगा, इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी, या कंट्री गड्ढे में चली जाएगी, या फिर जो कंडीशन है सेम टू सेम रह जाएगी। इन 3 में से 2 कंडीशन अगर मीट कर जाती है तो जेपी मॉर्गन पैसा कमा जाएगा। 66% प्रोबेबिलिटी जेपी मॉर्गन के पैसा कमाने की, ठीक है। इंडिया को बेनिफिट कब होगा? इंडिया को बेनिफिट सिर्फ तब और तब होगा जब कोई डिफॉल्ट रिस्क ट्रिगर कर जाएगा। जो भी कंडीशन है सीडीएस की, उसमें से कोई एक चीज ट्रिगर कर जाएगी। इधर दे हैव मेड डिफॉल्ट ऑन आर पेमेंट और दे हैव मेड डिफॉल्ट ऑन सम अदर फॉरेन डेट्स, तब भी वो डिफॉल्ट रिस्क ट्रिगर कर जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम ऑप्शन राइटिंग जैसा फंडा है। यहां पर जेपी मॉर्गन ने क्या करा, श्रीलंका की बैंक्रप्सी के बेसिस पे पैसा बना लिया, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। CDS इज द प्योरेस्ट वे टू कैलकुलेट डिफॉल्ट स्प्रेड। अब समझना सर, मेरी जो कंट्री है उसका CDS मार्केट में ट्रेड करता है, उसने USD बॉन्ड भी इशू करे हुए हैं और वो कंट्री रेटेड भी है। आप कौन सा अप्रोच यूज करोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर डिफॉल्ट स्प्रेड? विच इज द बेस्ट अप्रोच? विच इज द बेस्ट अप्रोच? क्योंकि CDS में सब कुछ इमीडिएटली हो रहा है बॉस, मार्केट इमीडिएट रिस्पॉन्ड दे रहा है। जो रेटिंग आएगी वो रेटिंग तो एनालिसिस होगा, जो भी इवेंट हुआ है उससे एनालिसिस होगा। यार समझो ना, जिस दिन यूक्रेन पे स्ट्राइक मारा था रशिया ने, क्या इमीडिएटली अगले दिन रेटिंग डाउन कर दी थी क्या मूडीज और S&P ने? टाइम लिया था ना सिचुएशन को समझने के लिए। डाउनग्रेडिंग अ रेटिंग, दे नीड टू जस्टिफाई, अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर देम, राइट, लुकिंग फॉर देयर रेटिंग। तो सब कुछ इमीडिएटली नहीं होता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन जिस दिन आई बिलीव मई 2022 की बात है, व्हेन दिस हैपेंड, आई बिलीव मई या मार्च की बात है, आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी देख लेंगे, चार्ट आएगा आगे, मार्च या मई में हुआ था, राइट, व्हेन रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन, मार्च में हुआ था, एब्सोल्युटली राइट। मार्च में जब रशिया ने करा था अटैक, तब सब कुछ स्पाइक कर गया था। देखो लास्ट एग्जाम्पल, यूक्रेन का 5 ईयर का CDS क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है? 108.56%। यानी 100 रुपए की डेट को इंश्योर करने के लिए मेरे को 108 रुपए का प्रीमियम देना पड़ रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली फीजेबल है? इज दिस पॉसिबल इन रियलिटी? एब्सोल्युटली नॉट। ये पैनिक के कारण हुआ है, सिमिलर बेसिस पे जैसा क्रूड नेगेटिव हो गया था। मतलब तू मेरे को इंश्योरेंस भी दे रहा है और उसके एवज में तू मेरे को पैसा भी दे रहा है, समथिंग लाइक दिस ओनली, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल। आई विल नॉट इवन गो, आई विल टेक अज्यूम द रिस्क ऑफ 100 रुपीज ना, मैं क्यों जाके 108 में खरीदूंगा यार उससे इंश्योरेंस। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी कंट्री का डिफॉल्ट रिस्क अगर ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले उसके CDS पे इंपैक्ट पड़ेगा। ओवर, आप समझो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है यार, दिस इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ डेरिवेटिव, दिस इज जस्ट अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच इज ट्रेडिंग इन द मार्केट, ओके। जिन लोगों को लग रहा है कि श्रीलंका डिफॉल्ट नहीं करेगा वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेच देंगे, जिनको लग रहा है श्रीलंका डिफॉल्ट करेगा वो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो जो पैनिक क्रिएट होगा उसके कारण जो डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट होता है मार्केट में, यार अब समझो ना, अगर यूक्रेन पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया का CDS ट्रेडेड नहीं है मार्केट में, आई नो दिस विथ सर्टेनिटी, ठीक है। कल को मान लो नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लो इंडिया का CDS ट्रेड करता है मार्केट में,
और 8% पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये 100 रुपये की डेट अगर इंडिया को किसी कंट्री ने दी है और उसको इंश्योरेंस चाहिए तो 8% प्रीमियम देनी पड़ेगी, 800 बेसिस पॉइंट। कल को मॉर्निंग में चाइना सीधे एक न्यूक्लियर अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, क्या होगा? कोई बंदा ऐसा होगा पूरे वर्ल्ड में जो ये बोलेगा कि नहीं इंडिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, आई एम गिविंग यू द गारंटी? क्या कोई सेलर मिलेगा मेरे को मार्केट में CDS का? येस और नो? पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी बस। जिन लोगों ने बाय करा है वो बेचने की कोशिश करेंगे एट एनी प्राइस। कोई नया सेलर मार्केट में नहीं आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है? बिकॉज वो पैनिक क्रिएट कर जाएगा इमीडिएटली, कह रहे ये कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई होप दिस इज क्लियर। वो जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा ना मार्केट में, उसके कारण वो प्राइस इलॉजिकल हो जाते हैं, वेदर इट इज नेगेटिव इन सेंस ऑफ क्रूड और वेदर इट इज मोर देन 100% इन सेंस ऑफ CDS। और यूक्रेन इज नॉट द ओनली कंट्री जिसका CDS 100% से ज़्यादा ट्रेड करता है। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज है जिनका CDS 100% से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले आपकी फेवरेट कंट्री एल सल्वाडोर, सोवरियन डेट वल्नरेबिलिटी में नंबर 1 पर है। ब्लूमबर्ग से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, ओके? यू कैन सी दैट 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज 31.8%। 10 साल अगर आप उसको पैसा दे रहे हो, हर साल आपको 30% देने तैयार है। लग ही नहीं रहा है कि डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इक्विटी में। इट इज एज गुड एज यू आर इन्वेस्टिंग इन ए इक्विटी मार्केट एंड नॉट इन डेट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके? सिमिलरली आप देखोगे इसका डिफॉल्ट स्प्रेड जो है, इट इज 3,376 बेसिस पॉइंट, ओके? नाउ ये जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, सोवरेन वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ओके, डेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट हाई है या लो है। ये ब्लूमबर्ग कैलकुलेट करता है। इसको कैलकुलेट करने के उसके 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पैरामीटर के अंदर आता है 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। कहाँ गया वो, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये था 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड आ जाती है। दूसरा आ जाता है उसका 5-year का CDS, ओके? थर्ड इज इट्स इंटरेस्ट टू GDP रेशो, इंटरेस्ट टू GDP रेशो, एंड फोर्थ इज इट्स गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशो। किसी कंट्री की गवर्नमेंट डेट अगर उसकी GDP से हाई हो गई है तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर लिवरेज्ड है गवर्नमेंट? क्या ये सारे फैक्टर्स डिफॉल्ट रिस्क ट्रिगर कर सकते हैं? सोच के बताना। इंटरेस्ट रेट अगर हाई है, 30% दे रहा है, तो पता ही है वो तो कि डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा है इसलिए 30% दे रहा है ना, नहीं तो 0%, 0.1%। जर्मनी जैसा पॉइंट नेगेटिव में नहीं देता हो कि अगर तेरे को मेरे को पैसा देना है तो मेरे को पैसा भी दे और मेरे को और पैसा दे ताकि मैं पैसा रखूँ, मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, ठीक है? इफ यू वांट टू पार्क मनी इन जर्मनी राइट नाउ, यू लिटरली नीड टू पे द स्टोरेज कॉस्ट ऑल्सो, राइट? बिकॉज एज पर द मार्केट जर्मनी इज द सेफेस्ट हेवन एज ऑफ नाउ, राइट? फिर 5-year का CDS तो वो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव है डिफॉल्ट रिस्क का। इंटरेस्ट टू GDP परसेंटेज इफ इट्स वेरी वेरी हाई, इंटरेस्ट टू GDP परसेंटेज इफ इट्स वेरी वेरी हाई, ओके, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट रिस्क। दैट इज सोवरियन डेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, SDVI। इट इज कैलकुलेटेड बाय ब्लूमबर्ग। आगे स्लाइड के अंदर एक स्लाइड दे रखी है, उसके ऊपर कैसे होता है, क्या कैलकुलेट होता है, वो सब पढ़ लेना एक बार आप। इट आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यहां तक क्लियर है? GDS कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये क्लियर है? बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। चलो बेस्ट है, ठीक है गाइस। हाँ ये तो हेज ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप जब स्लाइड आएगी तब आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो है ही पिक्चर ही हेजी है थोड़ी सी, तो वो और हेज हो रहा है, ठीक है? इसमें क्या है, सारी के सारे दिस इज़ अगेन बीन कैलकुलेटेड बाय ब्लूमबर्ग। ये जो रैंकिंग है ये ब्लूमबर्ग देता है, ओके? और ये पैरामीटर्स पर रैंकिंग मिलती है। आप अगर यूक्रेन का देखोगे तो मैंने बताया आपको 108.56% ये यूक्रेन का। अनफॉर्चुनेटली
जो रशिया है, रशियन गवर्नमेंट, रशियन कंट्री रशिया इज़ नॉट इवन इन टॉप 25। ब्लूमबर्ग के हिसाब से रशिया के अलावा और 25 ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब डेफिनेटली इफ रशिया विल बी ऑन 26। रशिया हाईएस्ट वल्नरेबली कंट्रीज़ में है ही नहीं। रशिया इज़ नॉट इवन इन द लोएस्ट वल्नरेबली कंट्री, वही बीच में आ रहा है। आप देख रहे हो जो इकोनॉमीज तेल के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो इकोनॉमीज़ का वल्नरेबिलिटी रेटिंग इज़ कंपेरेटिवली लोअर। समझ में आ रहा है कुछ? ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? जो कंट्रीज तेल के ऊपर, ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं जिनकी, उनका वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज लोअर बिकॉज दे हैव अ वेरी प्रीशियस कमोडिटी ऑयल। डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम है कुवैत की और सऊदी अरेबिया की एज कंपेयर टू इंडिया। एनी डे किसी भी दिन कम है, क्योंकि क्या होगा, जिस भी दिन समझ में आया पैसा नहीं है, तेल खोल दो मार्केट में, ठीक है, एंड पीपल विल पे देम अपफ्रंट। अगर वो आज लॉक कर देते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, अगर, हाँ, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, सिंपल सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मेरे को एडवांस दे दो, 5 साल तक इसी रेट पे तेल दूंगा, ठीक है, इमीडिएट पैसा मिल जाएगा उसको। सिमिलरली तुर्कमेनिस्तान, जो छोटी छोटी दूसरी कंट्रीज हैं विच इज़ हेवी इन नेचुरल रिसोर्सेस, सेम विद देम, सिमिलर विद देम। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, 3 करोड़ लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, दे आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। The only reason why they have a very strong economy is because of one natural resource which is available over there and not available anywhere in the world. कोई बताएगा ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा क्या है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है? क्या निकालते हैं ऐसा अंदर से? विंड क्या होता है भाई? विंड नहीं, विंड कुड बी वन ऑफ देम, बट विंड तो, यूरेनियम, एब्सोल्युटली राइट। आई एम नॉट सेइंग यूरेनियम दूसरी जगहों पर नहीं, बट उस क्वांटिटी में नहीं है जो क्वांटिटी में ऑस्ट्रेलिया निकालता है। अब जब भी देखोगे तो कोई कंट्री ऑस्ट्रेलिया के साथ इट्स इन गुड रिलेशन बिकॉज दे वांट टू इंपोर्ट यूरेनियम फ्रॉम देयर, राइट। नाउ आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब मेरे को आप लोग डिसाइड करो, क्या शुड आई प्रोसीड विथ केस स्टडीज़, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट 10। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 2 घंटे यहाँ तक बताने में लग जाएंगे। इट इज़ एज गुड एज माई ओल्डर सेशंस ओनली, ठीक है। एक केस स्टडी कर लेते हैं श्रीलंका की। देखो क्या होता है ना, फिर बाकी की 2 स्टडीज़ हम कल कर लेंगे, कल करके विल कंप्लीट, ट्राई टू कंप्लीट आर रेस्पिरेट, कल हो जाएगा कंप्लीट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो देयर आर 2 मोर केस स्टडीज। श्रीलंकन केस स्टडी है, दूसरी केस स्टडी इज रिगार्डिंग योर दिस रशिया। आई आस्क यू गाइज, जो भी 15-16 लोग हैं वो बताओ, वॉट एवर यू विल से विल डू इट, ठीक है। तो वी हैव 3 केस स्टडीज़, एक श्रीलंकन गवर्नमेंट की केस स्टडी है, एक यूक्रेन रशिया की केस स्टडी है, एंड तीसरा मनी हाइस्ट की केस स्टडी है। मनी हाइस्ट, राइट, जो सीरीज़ आई थी, आई होप सबने देखा है मनी हाइस्ट। नेटफ्लिक्स, मनी हाइस्ट, प्रोफेसर, बर्लिन, टोक्यो। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर? विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर? Berlin, okay. First season only, absolutely okay. Rio, Professor. I'm with Professor. Okay. अरे बताओ भाई, ऐसा क्या इतना डल क्या बैठे हो यार? मनी हाइस्ट पे बात कर रहे हो तो भी डल हो, समझ करो। संदीप, श्रेया, टाइम मिला मनी हाइस्ट देखने का? नहीं मिला, बैकग्राउंड दे दूंगा मैं, इट्स फाइन। नहीं देखा है टाइम, ओह शिट, ओके, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इट्स तो कौन सी केस स्टडी करनी है अभी आज के लिए, वो बता दो मेरे को। मनी हाइस्ट कर लें, दूसरे लोग बोर मत होना, वो 2 बंदे हैं यार, उनके लिए बात करेंगे अपन, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कल को आपको इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, विल बी, यू नो, आई ऑल्सो स्टॉप फॉर यू, डोंट वरी। सो बेसिकली मनी हाइस्ट में टीम है, ये टीम क्या करती है, रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस जाती है। आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ मनी हाइस्ट, नॉट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये टीम रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस के जो नेशनल रिजर्व है पूरे स्पेन का, गोल्ड के फॉर्म में है, उसको ये लोग चुरा के बाहर ले आते हैं, मिंट से बाहर लेके आ जाते हैं। एंड हाउ दे मेक द इंटायर, they basically threatened the governor and the top management or the top government of the Spain कि मैं आपकी कंट्री को कोलैप्स कर दूंगा क्योंकि आपका पूरा रिजर्व अब मेरे पास है, ठीक है। इतना सा सिंपल फंडा है, इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे हुआ था। ओके, तो बिफोर इवन द हाइस्ट, जब हाइस्ट स्टार्ट होती है
उसके पहले दिस गाय इज बर्लिन, ठीक है, ये क्या करता है, गवर्नर से जाके मिलता है दैट आई एम अ क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट. कई एनालिस्ट ऐसे होते हैं. सो इफ यू विल बी वर्किंग इन S&P एंड इफ यू विल बी वेरी लकी, प्लीज बिलीव मी, यू विल बी वर्किंग इन S&P एंड यू विल बी वेरी लकी, यू विल बी इन सोवरेन क्रेडिट डिपार्टमेंट. ठीक है, वहाँ सीधे आप गवर्नर से ही बात करते हो, गवर्नर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, इन लोगों के साथ कॉन्फिडेंस में लेके यू विल ऑलवेज पब्लिश द रिपोर्ट. ओके, नाउ हम लोग, आई कुड हैव रन अ वीडियो ऑल्सो, मैं यहाँ वीडियो भी लगा सकता था, बट मैंने मेहनत करी है, एक स्क्रीन शॉट लिया. इट्स मोर देन लाइक 60-70 स्लाइड्स पे यही चल रहा है. ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू पे अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी वर्ड विच दे आर स्पीकिंग. ठीक है, और कैसे एक इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर, वेदर इट इज रिस्क प्रीमियम, इट इज दिस, इट इज दैट, स्टॉक मार्केट करते करते कैसे कंट्री बैंकरप्ट हो सकती है, उस लेवल पे जा रहे हैं. ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार आप वैल्यूएशन की क्लास में क्या पढ़ा रहे हो, तो आई होप, किसी को ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लगना चाहिए. ठीक है, बिकॉज जब तक आप एक इकोनॉमी ढंग से नहीं समझ सकते हो, आप वैल्यू नहीं कर सकते कंपनी की. इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज अ टॉप डाउन अप्रोच रादर देन अ बॉटम अप अप्रोच, कि आप एक कंपनी पढ़ो और उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस करो. ऑलवेज बेटर दैट यू शुड फर्स्ट डू इकोनॉमिक एनालिसिस एंड देन गो फॉर अ कंपनी सेक्टर एंड देन कंपनी. ओके, सो ही इज अगेन अ थीफ एंड वो गवर्नर से मिलने जाता है, इम्पर्सनेट करता है खुद को कि मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आया हूँ और मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आपकी कंट्री के ऊपर एक नई रिपोर्ट अभी इशू करी है. ओके, वो नई रिपोर्ट है दैट दे आर गोइंग टू इफेक्ट द रेट ऑफ योर पब्लिक डेट. इसका क्या मतलब है? रेटिंग अपग्रेड हुई है, डाउनग्रेड हुई है? जल्दी जल्दी जवाब दो, जवाब आपको देना है. अफेक्ट द रेट ऑफ योर पब्लिक डेट, यहाँ थ्रेटन कर रहा है ऑफेक्टली. अफेक्ट में बोल सकते हो सर नीचे भी गिर सकता है रेट, बट आई एम सेइंग नेगेटिव है. ठीक है, डाउनवर्ड रेटिंग है. गवर्नर पूछता है कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो बोलता है सर ऑफिशियली तो लिक्विड एसेट है बैंक के अंदर, वही करो जो यूजुअल इन्फ्लेशनरी एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं, वो सब करो. एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स क्या होते हैं, हाउ गवर्नमेंट टेकल इन्फ्लेशन वगैरह, वो सब अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. यू नो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आपको पता है क्या करना है. बट अगर आप मुझसे अनऑफिशियली पूछते हो, तो इन माई पर्सनल ओपिनियन, इंक्रीज योर रिजर्व फॉर गोल्ड. सो बेसिकली ही इज प्रॉम्प्टिंग द गवर्नर कि तू सारा का सारा रिजर्व तेरा गोल्ड का बढ़ा, ताकि हम 6 महीने 1 साल बाद उसको चोरी कर पाएँ. ये बेसिक फंडा है यहाँ पर. ठीक है, गवर्नर ये भी बोलता है इट इज़ द ओनली सेफ करेंसी स्टिल ऑन राइज, सो ब्रिंग इट हियर. ओके, इट इज़ द ओनली चॉइस दैट विल गिव यू अ गारंटी इन द मार्केट. यूजुअली बोला जाता है दैट यू नो इट्स अ सेफ हेवन, दैट यू नो द गोल्ड इज अ सेफ हेवन, दो इट इज़ नॉट. आई विल टेल यू वाई, कि क्यों गोल्ड रिजर्व को अब मना करके वो लोग फॉरेक्स रिजर्व पे चले गए. all the big countries and all even small countries also, right? 2008 was nothing, now a debt crisis is on its way. Whenever a debt crisis strike, ठीक है, अगर कंट्री डिफॉल्ट मारना शुरू कर रही है, डेट क्राइस क्या हो रहा है, सोवरेन डेट क्राइस की बात कर रहे हैं. ठीक है, 2008 में क्या सारी कंट्रीज की डिफॉल्ट स्प्रेड इंक्रीज हो गई होगी? सोच के बताना, मैं निकाल लाऊंगा डेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लॉजिक से सोच के बताओ. 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था, उस टाइम पर क्या मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज की डिफॉल्ट स्प्रेड इंक्रीज हो गई होगी? यार जब ऐसा क्राइसिस, देखो क्या होता है ना, जब सबकी केक कटता है ना, व्हेन इट इज़ अ ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है, तब कुछ भी यूएस और इंडिया नहीं होता है, सब एक लाइन में आके खड़े हो जाते हैं. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. उस टाइम पर फॉरेक्स रिजर्व की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर यूएस ने डिफॉल्ट मार दिया तो. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमने यूएस को डिफॉल्ट फ्री एंटिटी क्यों बोला है. बिकॉज कंट्रीज यूएस के फॉरेन रिजर्व के बेसिस को बैक करते हुए नोट पब्लिश कर रही है. अगर कल को यूएसडी की वैल्यू 0 हो गई मान लो, तो क्या इंडियन रुपी की वैल्यू 0 हो जाएगी? येस और नो, सोच के बताना. क्या डिमोनेटाइज हो जाएगी पूरी करेंसी इंडिया की? येस और नो, क्योंकि हमारा पूरा बैकिंग ही फॉरेक्स रिजर्व पर है. वो जो हमारे पास पैसा, जो हमारे पास यूएसडी है, इट इज एज गुड एज 0. मैं उसको कुछ यूज ही नहीं कर सकता मार्केट में. इट इज नो मोर एक्सेप्टेबल करेंसी नाउ. मैं क्या करूंगा उस पैसे से? और उसी के बेसिस पे तो मैंने मनी प्रिंट करके रखी थी. क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा कंट्री में इमीडिएटली. आपने वो देखे हैं कोई 2-4 कंट्रीज ऐसी हैं जहां नोट के बंडल्स लेके ट्रेड करना पड़ता है, $1 million $1 trillion के नोट्स निकाले हुए उन लोगों ने. कौन सी कंट्री? शायद जिम्बाब्वे तो है ही एक, उसके अलावा भी दूसरी कंट्री से वेनेजुएला है,
वेनेजुएला भी एक ऐसी कंट्री थी जहां पर ये प्रॉब्लम हो गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, वाई गोल्ड इज अ सेफ हेवन. अब प्लान स्टार्ट होता है. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी अंदर चले गए हैं. नाउ दे वांट कि हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया है, गोल्ड को उन्होंने बाहर कर दिया है. नाउ दे आर प्लानिंग, प्रोफेसर इज टेलिंग कि मैं तुम लोगों को बाहर कैसे निकालूंगा. वो बोलता है वील टेल देम द ट्रूथ, हम उनको सच बता देंगे. वील शो देम मतलब उनको भी, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी और मीडिया को भी, कि हम गोल्ड कैसे बाहर निकाल के लेके आए. मतलब ये सर्टेनिटी के साथ हम न्यूज़ स्प्रेड करेंगे मार्केट में कि भाई स्पेन के पास अब गोल्ड नहीं है. जब किसी कंट्री ने अपनी पूरी की पूरी करेंसी की बैकिंग जो है वो गोल्ड पे रखी हुई है, और सडनली उसका सारा गोल्ड चोरी हो जाए, तो क्या करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी? दिल बी अ क्योस, राइट. डीमोनेटाइज हो जाएगी सारी करेंसी. मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, कहां से करेगा अदा? You cannot convert your currency into gold. I hope this is absolutely clear. If you want me, I can prepare a video on gold standards also. That पहले क्या होता था, अब क्या हुआ और क्यों चेंज हुआ है. ठीक है, नाउ और फिर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू करा, और ये वीडियो सबको दिखा दिया कि हम लोग कैसे करेंसी से नेशनल रिजर्व से गोल्ड को बाहर लेके आए. ओके, रॉबर सेज, ये न्यूज़ पे मैडम बोल रही है कि रॉबर ऐसा बोल रहे हैं कि वो गोल्ड इज नाउ आउट ऑफ द वॉल्ट ऑफ बैंक ऑफ स्पेन. बैंक ऑफ स्पेन के वॉल्ट में गोल्ड नहीं है. ठीक है, द स्पेन में हैव लॉस्ट इट्स नेशनल रिजर्व. ऐसा हो सकता है कि स्पेन ने अपना नेशनल रिजर्व खो दिया हो. इस केस के अंदर समझना, मैं अभी आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ. अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इंडिया के पास या स्पेन के पास ही समझ लो 90% ऑफ इट्स रिजर्व, नेशनल रिजर्व इज इन गोल्ड, और रातों रात कहीं से चोरी हो जाता है, तो कोई बता सकता है मेरे को इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन सीडीएस क्या होगा, हाई या लो? स्पाइक पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा यार, समझ ही नहीं आएगा किसी को भी. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. इन्फ्लेशन कहाँ पर होगा, हाई या लो? इमीडिएटली. कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा सब लोगों का, क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको भी जल्दी करते हैं. which could lead to unimaginable repercussions. Absolutely unimaginable. I cannot even imagine अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो. This is just a way जहाँ पर वो लोगों ने imagine करके उसको depict करा है, act करने की कोशिश करी है. गवर्नर, दिस इज द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ स्पेन एंड दिस इज कर्नल टोमायो, जो लीड कर रहा था पूरा मिशन. गवर्नर कर्नल को बोलता है कि सर दिस इज़ वेरी बैड फॉर अस, अगर ऐसा हो गया तो दिस कुड बी रियली बैड फॉर अस. एब्सोल्युटली इट इज़ बैड फॉर देम. ठीक है, नाउ टोमायो वापस अंदर आता है जहाँ पर ये सारे लोग कैद हैं, और प्रोफेसर से आके बोलता है यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक अ फाइनेंशियल क्राइसिस, विच ही इज डूइंग. एब्सोल्युटली यस, ही इज डूइंग. ओके, गेट कंट्री अगेंस्ट द रोप एंड देन ब्लैकमेल मी विथ ऑल दैट. डेफिनेटली उसका प्लान ही ये था ना कि मैं सारा रिजर्व बाहर निकाल के जनता को बता दूंगा, और फिर अब तू मेरे को बाहर निकाल. ओके, आई विल ब्लैकमेल यू टू रिलीज मी. कर्नल बोलता है उससे वेल बैड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज आई एम बैक्ड. ये समझना थोड़ा ध्यान से. कर्नल बोलता है कि मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप ने बैकिंग दे रखी है. दे विल इंजेक्ट द कैश एंड बाय द डेट इफ नीडेड. लिक्विडिटी इंजेक्शंस के बारे में सुना है? लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, सुना है? नहीं सुना है? ग्रीस की जब हालत ख़राब हुई थी तो ग्रीस आईएमएफ के पास गया था $140 बिलियन का बेल आउट मांगने. सिमिलरली जब श्रीलंका की हालत ख़राब हुई थी तो श्रीलंका ने $4 बिलियन का बेल आउट मांगा था. लेकिन आप समझो, जब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है ना किसी कंट्री की, जब गवर्नमेंट का नेशनल रिजर्व ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो आपको लगता है कोई उस कंट्री को बेल आउट देने तैयार होगा? क्या कोई बेटिंग करेगा उस कंट्री के ऊपर? एब्सोल्युटली नॉट. सारा आईएमएफ, सारा इंडियन मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यार बॉस, ऐसे नॉर्मल वे में पंप करना इन नॉर्मल सिनेरियो इट इज़ वेरी इजी, बट जब वो चीज़ एक्चुअल में घटती है तब कोई भी पीछे बैकिंग नहीं देता है. सेम हैपेंड विथ यूक्रेन. सब लोगों ने उसको झाड़ पे चढ़ाया कि तू तो छोड़ मिसाइल, वी आर विथ यू, राइट. Fight against Russia, we are always standing behind US. That was the statement of US behind Ukraine. That was the statement of US before the war. That was the statement of France before the war. That was the statement of UK before the war.
व्हाट हैपेंड वंस द वॉर स्टार्टेड? क्या किसी ने आज तक बैक करा है यूक्रेन को? ऐसा बोला है कि हमारी पूरी सेना अब यूक्रेन के साथ है एंड वील बी फाइटिंग विद रशिया? नो, दे वोंट डू इट. अभी ताइवान को पंप कर रहा है यूएस. आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट. ताइवान को पंप कर रहा है यूएस. यूएस का फॉरेन मिनिस्टर ताइवान होके आया अभी रिसेंटली, कुछ महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले. जिस दिन वॉर स्टार्ट हो गया ना ताइवान और चाइना में, डू यू थिंक, हाँ नैन्सी, डू यू थिंक यूर यूएस आके बैकिंग देगा? उसका शिप खड़ा है साउथ चाइना सी के अंदर, फिर भी दे वोंट डू एनीथिंग बिकॉज द बिजनेस एट स्टेक इज मच हायर, द कॉस्ट एट स्टेक इज मच हायर. दे माइट फाइंड सम अदर अल्टरनेटिव बट दे वोंट बैक ताइवान. ओके, वो डायरेक्टली चाइना के साथ वॉर जोन में नहीं उतरेगा यूएस. अगर उतरेगा दैट विल बी लाइक ऑफिशियल वर्ल्ड वॉर 3, मतलब इकोनॉमिक वॉर हो जाएगी वो. इट्स मोर देन अ इकोनॉमिक वॉर देन अ फिजिकल वॉर. ओके, ऑल्सो आई कैन कंप्लीटली हॉल्ट द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग. इसको समझते हैं आगे. ये बोलता है तुमायो कि मेरे पास बैंकिंग, सेंट्रल बैंक की बैंकिंग है, वो यहाँ तो कैश दे देंगे या मेरे से डेट खरीद लेंगे. आई कैन रेज द फंड फ्रॉम देम. ओके, एंड आई विल ऑल्सो हॉल्ट माई स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग. नाउ ये चीज़ समझाता है. देखो, द फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्रिटी मच लाइक अ gigantic gambling house. You can literally gamble on anything. You can bet literally on anything, which is absolutely true when it comes to financial markets. आप किसी भी चीज़ पे bet लगा सकते हो, whether it is New York stock exchange rising or wheat dropping or this or that. आप हर चीज़ को मार्केट में ट्रेड कर सकते हो if it is tradable in the market. क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस रेडिली अवेलेबल है, that can be traded in the stock market. Stock market is for equity stock only. वैसे ही शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इज फॉर कमोडिटीज ओनली, राइट? आई होप ये समझ में आ रहा होगा. और ऑन अ कंट्री कोलैप्सिंग, क्या आप किसी कंट्री की कोलैप्सिंग के ऊपर बेट लगा सकते हो? क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कंट्री को कोलैप्स करने पे बेट लगा सकते हो? सोच के बताओ. अभी बात करिए, उसी की बात तो चल रही थी. सीडीएस. सीडीएस बिल्कुल खरीद के बैठ जाओगे आप? अगर आपको पता चल रहा है स्पेन कोलैप्स होने वाला है, आप सीडीएस खरीद लोगे? येस और नो? जैसे ही स्पेन कोलैप्स करेगा, आप उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, ला दे पैसा. सिमिलरली अगर आप को ऐसा लगता है कि दैट कंट्री विल नॉट कोलैप्स, तो आप बेचने लग जाओगे कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ मैं खरीदता हूँ, मैं बेच रहा हूँ, आई एम टेकिंग दैट बेट, मेरे से बेट लगा ले आके. You can place the bet, win as much as money, and it is perfectly legal. We all know that, right? सब लीगल सिस्टम है बेटिंग का. हम लोग क्या करेंगे? What are we going to give all those funds and corporation houses which are desperately in search of victim to profit from? मतलब ऐसे कॉरपोरेशंस और ऐसे हेज फंड्स जो ऐसे कंट्रीज की तलाश में रहते हैं जो बैंकरप्ट होने वाली है, विल गिव देम द अश्योरेंस. हम उन्हें ये अश्योर करेंगे व्हेन वी टेल देम दैट गोल्ड इज आउटसाइड द बैंक. हम उनको अश्योर कर देंगे कि भाई अब इनके पास अब सोना नहीं है, दे आर नो मोर इन द पोजेशन ऑफ द गोल्ड, देयर नेशनल रिजर्व इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी सर्टन दैट दे विल डिफॉल्ट. नाउ यू जस्ट जंप इन, स्टार्ट मेकिंग मनी, रिटेलरों को बेवकूफ़ बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, वट एवर इट इज, राइट? नाउ दैट betting against Spain will become the market's winning horse. I hope यहाँ तक क्लियर होगा. क्या होता है ना, ये सब 1 मिनट में हो गया था, उसने पूरा 1 मिनट में बोल के निकल गया था. वो म्यूजिक इतना बजता दैट यू आर इनटू द एक्साइटमेंट. पता नहीं किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं दिया. ओके, मैंने भी नहीं दिया था जब फर्स्ट टाइम देखा था. एंड एट द सेम टाइम, और साथ में ही, द पैनिक विल ड्राइव द इन्वेस्टर. यहाँ पर आके जनता को पता चलता है कि ओ माई गॉड वी आर गॉन नाउ. ओके, ये श्रीलंका केस स्टडी में था. 2021 में पहला सिग्नल मिल गया था कि कंट्री कोलैप्स करने वाली है, जुलाई 21 में. एवरीबडी इग्नोर्ड इट. यहाँ पर आके पीपल विल अंडरस्टैंड कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया, 14% डाउन इन 1 डे, समथिंग इज रॉन्ग. जब तक वो रॉन्ग न्यूज़ जनता तक कम्युनिकेट होती तब तक ऑलरेडी साफ हो चुका था पैसा. टू मैसिवली सेल आउट स्पेनिश डेट एंड शेयर्स. क्या स्पेनिश डेट की वैल्यू गिर चुकी होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? यील्ड बढ़ चुकी होंगी, डिफॉल्ट स्प्रेड बढ़ चुका होगा. स्पेनिश डेट नुकसान हो रहा है. जिसने डेट खरीद के रखा है वो तो बेचने की कोशिश करेगा उसको, जैसे वो शेयर्स को बेचेगा. पैनिक, डबल पैनिक क्रिएट होगा, नॉट ओनली इन इक्विटीज बट ऑल्सो इन डेट. आप समझो, जब छोटा मोटा कोई इशू हो जाता है ना, तब डेट मार्केट पे इतना फर्क नहीं पड़ता.
डेट मार्केट पे कैसे, मतलब जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ठीक है, पाकिस्तान पे, उस दिन स्टॉक मार्केट गिरा था, डेट मार्केट पे इतना फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं हुआ था कि इंडिया की बॉन्ड यील्ड 10%, 15%, 20% जम कर गई एक दिन में। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज 10 साल का बॉन्ड है ना, 10 साल तक, अरे अभी 1 साल में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी यार। और इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करा है, इंडिया पे नहीं हुआ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। लेकिन अगर ये कंडीशन बनती है तो दोनों मार्केट्स में साइमल्टेनियसली पैनिक क्रिएट होगा। द स्टॉक मार्केट plummet and even more significantly the risk premium will skyrocket over 800 points। इसको अवॉइड कर दो 1 मिनट के लिए कि 800 पॉइंट्स उसने क्वांटिफाई नहीं करा है, बट क्या रिस्क प्रीमियम स्काई रॉकेट हो जाएंगी, ठीक है। पॉइंट पे मत जाओ, फिगर उसके कितने पॉइंट्स उसने क्वांटिफाई करा उस पर मत जाओ, वो इट्स अ फिक्शन, राइट। इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप CDS का पॉइंट स्प्रेड बोल सकते हो, 8000 बेसिस पॉइंट, 80% हो जाएगा CDS, ओके। 100% ही हो जाएगा वैसे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि वो डूब ही चुकी कंपनी, अब तो सर्टन हो चुका है। अगर नेशनल रिजर्व नहीं है तो कंट्री इट्स डिफॉल्टेड ऑलरेडी, हो चुका है, बाय डिफॉल्ट हो चुका है। अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसकी नेक्स्ट मेच्योरिटी जो नेक्स्ट रीपेमेंट है वो 1 महीने बाद है, तो अब 1 महीने बाद देखेंगे कि पे करता है। उसका पूरा रिजर्व साफ हो चुका है भाई, इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड। वॉट डज दैट मीन, ठीक है। डेनवर पूछता है उससे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। दैट इन मैटर ऑफ आवर्स स्पेन वोंट बी एबल टू गेट फंड्स फ्रॉम द मार्केट। इट्स अ सिंकिंग शिप, नोबडी विल फंड अ सिंकिंग शिप। आप कितना भी अच्छा बिजनेसमैन हो, आपने हिस्टोरिकली कितना भी अच्छा करा हो, आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन पता है कि वो धंधा डूब के बैठा है, डूब रहा है पूरा, ना अनिल अंबानी को कोई मदद करने आया, ना विजय माल्या को कोई मदद करने आया, उनको भागना पड़ा देश छोड़ के। नॉट अनिल अंबानी बट विजय माल्या, राइट। तो स्पेन को फंड मिलना बंद हो जाएगा बाहर से, ओके। एंड इन द मैटर ऑफ आवर्स स्पेन वोंट बी एबल टू गेट फंड्स फ्रॉम द मार्केट। वो सेम स्क्रीनशॉट रिपीट हो गया है। इट विल बिकम इंसॉल्वेंट एंड देयरफॉर बैंकक्रप्ट विद इन मैटर ऑफ आवर्स। अगर इमीडिएट रेज कर दिया फंड तो बात अलग है, अगर बेल आउट मिल गया इमीडिएटली तो बात अलग है। बट आप समझो, बेल आउट से सिर्फ कॉरपोरेशंस यू टर्न ले सकते हैं, बेल आउट से सिर्फ कॉरपोरेशन। गोल्डमैन सैक्स अगर आज जिंदा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेल आउट गिवन टू देम बाय US गवर्नमेंट इन 2008। नहीं तो कोलैप्स कर जाता वो भी, लेमन ब्रदर्स के जैसा। लेमन को बेल आउट नहीं दिया, गोल्ड GS को दे दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम वॉरेन बफेट इज इन्वेस्टेड इन GS, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कॉरपोरेशन कुड सर्वाइव थ्रू अ बेल आउट, नॉट कंट्रीज। कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती बेल आउट पैकेज पे। इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट which will generate the colossal pressure on the government, okay, and we will be the only one who will be able to stop all this। सिर्फ हम होंगे जो इस पूरे के पूरे कांड को रोक सकते हैं, इस पूरे के पूरे chaos को रोक सकते हैं, with just our single gesture, ठीक है। that is to giving back them the gold। क्या गोल्ड अगर वापस पूरा आ जाता है विथ सर्टेनिटी तो सिचुएशन इमीडिएटली नॉर्मलाइज हो चुकी होगी। एब्सोल्युटली इमीडिएट रिवर्स रिएक्शन देगा मार्केट। होता है यार, न्यूज़ के बेसिस पे होता है, कोई स्टॉक एक दिन में 25% गिर गया और वापस रिकवर हो गया। आई होप आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, IRCTC के साथ हो गया था बीच में, 25% गिर गया था एक ही दिन के अंदर, राइट, एंड इमीडिएटली इट रिकवर्ड। सेम थिंग हैपेंड विद ऑयल कंपनीज इन 2000 आई बिलीव 14, जब वो 13 जब चिदम्बरम ने एक स्टेटमेंट दे दिया था व्हेन ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। प्रणब मुखर्जी चिदम्बरम दोनों में से किसी एक ने स्टेटमेंट दे दिया था, एंड फिर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई करा कि आप लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया, इट वाज नॉट दिस, इट वाज दैट, एंड इमीडिएटली वो वापस प्राइजेस रिकवर हो गए। तो इट हैपन्स ऑल द टाइम, ठीक है। नाउ वन ऑफ द मेंबर उसे पूछता है, डेनवर उससे पूछता है, बेसिकली हिज नेम इज डेनवर, कि जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट ये मुझे सही समझ में आया है, गोल्ड जब देने की बात कर रहा है तो प्रोफेसर आप ये बोल रहे हो कि मेरी पूरी लाइफ जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ बेट ऑफ स्टॉक मार्केट, माई इंटायर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन प्लेसिंग अ फकिंग बेट ऑन अ स्टॉक मार्केट। इज इट दैट प्रोफेसर ऑन मार्केट टम्बलिंग और नॉट, एंड वॉट इफ इट डजेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। क्या होगा अगर ये टम्बल नहीं करता है तो? सी वॉट प्रोफेसर रिप्लाई, ही सेज इट ऑलवेज हैपन दिस वे डेनवर, लाइक इट डिड इन ग्रीस। हमेशा ऐसा होता है,
the market is designed, the very system is designed in such a nature to do this automatically and it is predictable. क्या ये चीज़ बिल्कुल सही बोली है इसने? मार्केट डिज़ाइन ही, सिस्टम पूरा डिज़ाइन ही वैसा हुआ है यार. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यूएस, आप समझ रहे हो गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करा है? अब गोल्ड की बैकिंग क्यों नहीं होती है नेशनल रिजर्व में? वाई दे आर विथ यूएस एंड वाई यूएस इज द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी. कोई कंट्री यूएस को गिरने ही नहीं देगी. अरे इंडिया आ जाएगी खरीदने यूएसडी यार अगर यूएस गिर रहा होगा तो. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द यूएस इज फॉलोइंग, वो पूरे का पूरा सारी की सारी कंट्रीज को साथ में लेके डूब रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. यार जिस बंदे ने कॉल राइट करके रखे हो मार्केट को ऊपर जाने देगा क्या? सोच के देखो. ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझते हो? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं. अगर आपने कॉल राइट करके रखे हैं और आप बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेके बैठे हो मार्केट में, आपने 1,000 करोड़ की कॉल राइट कर दी है मार्केट में, तो अब क्या आप मार्केट को ऊपर जाने दोगे? कैसे भी करके आप रिलायंस बेचते रहोगे कंस्टेंटली, रिलायंस के फ्यूचर को शॉर्ट करते रहोगे साइमल्टेनियसली ताकि मार्केट ऊपर ना जाए. नंबर ऑफ ईयर्स इज वेरी लेस बट इट्स फाइन. मार्केट 18,500 की कॉल्स, मार्केट में क्या होता है, एक ओपन इंटरेस्ट होता है. ओपन इंटरेस्ट मतलब किस स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल ऑप्शंस हैं और पुट ऑप्शंस हैं उनके कितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं मार्केट में. ओके, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है. मैं भी कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ. पुट ऑप्शन चेन कभी गूगल करके देखना, आपको समझ में आएगा. तो मैंने देखा कि 18,500 का जो कॉल है उसमें हाईएस्ट स्ट्राइक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट है. से फॉर एग्जांपल 500,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है आज के टाइम. उसके जो 400 है वो 400 के 400,000 ओपन है, और जो 600 है वो 600 के 80,000 ओपन है. ओके, से फॉर एग्जांपल आर्बिट्ररी नंबर ले लिया है. यहां पर जो हाईएस्ट ओपन कॉन्ट्रैक्ट है 18,500 पे, अगर मार्केट 18,500 के ऊपर चला गया तो ये कॉल इन द मनी हो जाएंगे, यस और नो? मार्केट 18,500 के ऊपर चला गया तो इन द मनी हो जाएंगे. हु विल बी इन द लॉस, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर? किसको लॉस होगा 18,500 के ऊपर गया तो? सेलर को लॉस होगा, राइटर को लॉस होगा ऑप्शन के. मार्केट में जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा रहती है, सेलर की या बायर की? सोच के बताना. सेलर की. बायर सिर्फ तब जीतता है जब सेलर ट्रैप होता है, ये बात ध्यान रखना. बायर सिर्फ तभी जीतता है जब सेलर ट्रैप होता है. क्या सेलर, जो सेलर्स हैं जिन्होंने 500 कॉन्ट्रैक्ट राइट करे हुए हैं, सेल करे हुए हैं, क्या वो मार्केट को 18,500 के ऊपर जाने देंगे? यस और नो? नहीं जाने देंगे ना. 18,500 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. आई होप इट इज क्लियर. तो कॉल ऑप्शन में जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज अ रेजिस्टेंस. एंड सिमिलरली पुट कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट. मार्केट उससे नीचे नहीं जाने देगा वो, क्योंकि उससे नीचे गया तो उसका इन आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट, इन द मनी हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो इट इज अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ मार्केट टू रिएक्ट इन सच अ मैनर. फिर गवर्नर बोलता है, ठीक है, नाउ द सीन इज कंप्लीटली डिफरेंट. इट हैड आफ्टर सम टाइम गवर्नर बोलता है कि हमारे पास सेंट्रल बैंक की बैकिंग नहीं है भाई, विच इज़ वेरी मच प्रिडिक्टेबल. डूबते हुए शिप पे कोई पैसा नहीं लगाता. ओके, वी डोंट हैव द बैकिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप. दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट हाउ टू मैनेज द क्राइसिस. उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करें. इमीडिएटली अश्योरेंस कोई भी नहीं देगा एक्सेप्ट फ्रॉम द पर्सन जिसने आपका CDS लिखा हुआ है, वो भी डिफॉल्ट मार जाए, मतलब इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके. ठीक है, इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट अ डिफॉल्ट फ्रॉम वन ऑफ द कंट्रीज रादर देन बी गोइंग बैंकरप्ट. राइट, दो इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो सब बात की बात है, बट पहले तू तेरी एज अ कंट्री का मैनेज तो कर रिस्क को. ओके, एंड व्हाट डज दैट मीन? तो मायो पूछता है कि अगर अब यूरोप का बैंक भी हमको सेंट्रल बैंक इज नॉट बैकिंग अस, तो इसका क्या मतलब है? गवर्नर क्या बोल रहे हैं वो चीज़ समझना. ठीक है, दे विल लेट अस फॉल अपार्ट, द गवर्नर इज सेइंग. ओके, द स्टॉक मार्केट प्लमेटिंग 14% टुडे इन 3 आवर विल बी अ जोक. जो अभी पिछले 3 घंटे के अंदर 14% मार्केट गिरा है वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, कंपेयर टू व्हाट विल हैपन एट 9 इन द मार्केट इन द मॉर्निंग व्हेन मार्केट ओपन. क्या होगा? मार्केट खुलते से लोअर सर्किट मारेगा,
हाँ कि ना? अगर ये चीज़ इंडिया के साथ हो जाए, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो जाए यार? आप सब ने लोअर सर्किट्स देखे हैं मार्केट में, नहीं देखे? 23 मार्च को जी लो एक बार वापस 2020, ठीक है? इमीजिएट 20% डाउन मार्केट खुलेगा और ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, फिर 1.5 घंटे बाद वापस ट्रेडिंग होगी, फिर 20% गिर जाएगा मार्केट एक ही दिन में, और फिर ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, और फिर एक बार स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, फिर 20% गिरेगा और सस्पेंड हो जाएगी ट्रेडिंग उस दिन के लिए। लेकिन तब तक ऑलरेडी 100 रुपये का, जो 100 रुपये का इंडेक्स था वो 80 का 64 का अगेन 20% डाउन कर दो, 50 रुपीज़, 50% नीचे हो चुका होगा इंडेक्स 3 सर्किट पे इंडेक्स आधा हो जाता है 20 करके। ओके, नाउ एंड इट वोंट स्टॉप। ओके, तो ओके, अब क्या करता है? अब वो तोमायो प्रोफेसर के पास जाता है उसको बोलने की भाई ये क्या कर रहा है, और वो बोलता है कि भाई मैं तेरे को मारूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक या तो तू गोल्ड ना दे दे या तू मर ना जाए, बिकॉज ईदर आई विन और नो बडी डज। ये तोमायो बोलता है प्रोफेसर को, ठीक है? या तो मैं जीतूंगा या कोई नहीं जीतेगा। और प्रोफेसर इस पे बोलता है कि क्या हो अगर तू गलत है इस पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनिंग, बिकॉज यू आर नॉट विनिंग इन एनी चांस, राइट? पिक्चर योर सेल्फ फ्यू मंथ फ्रॉम नाउ, दिस विल एग्जैक्टली हैपन अगर नेशनल रिजर्व जीरो हो जाए किसी कंट्री का, तो वेदर इट इज फॉरेक्स और वेदर इट इज गोल्ड, ठीक है? यही होगा एग्जैक्टली उस कंट्री के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, डेट मेच्योरिटीज, लोग पैसा मांगने खड़े हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, कंट्री में कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो प्रोडक्शन है, एवरीथिंग विल बी एट हॉल्ट। क्यों? क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुका होगा तब तक, बिल्कुल होगा अगर कल को रातों रात इंडिया, क्योंकि दैट इज द ओनली वे ना, इकोनॉमिक्स तो चलेगी बॉस। अगर ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट कर रहा है तो इकोनॉमिक्स विल एग्जिस्ट, द बिजनेस विल हैपन, बट हाउ विल इट विल हैपन? बिकॉज रूपी इज जस्ट अ मीन्स टू ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट? अगर रुपए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो यू विल फाइंड सम अदर मीन, वेदर इट कुड बी गोल्ड और इट कुड बी सिल्वर और इट कुड बी वन थिंग इन एक्सचेंज ऑफ अदर। The whole country plunging into bankruptcy, into unprecedented crisis and absolute chaos. This is exactly what will happen अगर नेशनल रिजर्व आपका जीरो होता है तो। फिर वो लोग क्या करते हैं? फिर वो लोग एक वीडियो और दिखाते हैं कि अब हम आपको बताएंगे कि हमने गोल्ड कैसे बाहर निकाला। पहले तो वो बोलते हैं कि हम बाहर निकाल चुके हैं गोल्ड, नाउ दे आर सेइंग द मेथडोलॉजी कि हमारे पास एक बहुत जायंट एक्सट्रैक्टर था, बेसिकली एक मोटर पंप था। वो मोटर पंप जो क्रूड ऑयल निकालता है सी बेड से, हमने वो यूज़ करा और हमने इसको 17 किलोमीटर बाहर फेंका गोल्ड को, 18 किलोमीटर। पंप प्रोपेल्ड द गोल्ड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स। 18 किलोमीटर दूर हमारे बंदे खड़े थे, उन्होंने छोटे छोटे जो मोती थे सोने के वो इकट्ठे कर लिए वहाँ पर। दैट इज़ हाउ वी हैव मूव द गोल्ड आउटसाइड द बैंक ऑफ स्पेन। ये कंक्लूसिव प्रूफ दे देते हैं, दिस वॉज अ ब्लेटेंट प्रूफ नाउ दैट वी डोंट हैव द गोल्ड। गवर्नर बोलता है तोमायो से कि ये दिस इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ कि अब हमारे पास सोना नहीं है, मान जाओ इस चीज़ को, एटलीस्ट दुनिया तो मान जाएगी। ओके, द रॉबर ब्रॉडकास्ट हाउ दे मैनेज टू गेट द स्पेनिश गोल्ड, द गोल्ड हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट बैंक ऑफ स्पेन। CNN पे आना शुरू हो जाता है। ओके, अब समझना क्या बोल रहा है वो। इन टूडेज ट्रेजरी ऑक्शन we are going to lose billions and billions of euros. Why we are going to lose billions and billions of euros? हमारा डेट का ऑब्लिगेशन तो वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन हमारी डेट की जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, क्या वो वहाँ पर खड़ी है जहाँ पर डेट का ऑब्लिगेशन है, या वहाँ से बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है? डेट की वैल्यू बोल रहा हूँ, सोच के बताओ। स्पेनिश डेट की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी? अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो अरे बॉन्ड यील्ड हाई हो जाएंगे तो प्राइस गिर जाएगा ना, बॉन्ड का प्राइस। लेकिन क्या बॉन्ड यील्ड के हाई होने से ऑब्लिगेशन पे कोई फर्क पड़ता है? डेट ऑब्लिगेशन पे पैसा तो आपको देना ही है। बॉन्ड यील्ड कुछ भी हो जाए वो तो अलग कॉन्ट्रैक्ट है बॉस, प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कूपन इंटरेस्ट खेल रहा है मार्केट अभी। आई होप इट इज क्लियर। बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, मतलब वैल्यू गिरेगी मैथमेटिकल एस्पेक्ट में, आपका ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होगा। तो वी आर गोइंग टू लूज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूरोज एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग वीक आफ्टर वीक, स्टम्बलिंग
कौन सा कर्व हो सकता है आपके हिसाब से उस टाइम का? सोच के बताओ, कंटिन्यूसली जो नीचे गिर रहा है। क्या ये CDS का चार्ट है स्पेन का? इज दिस अ CDS चार्ट फॉर स्पेन? इज दिस अ बॉन्ड यील्ड चार्ट ऑफ स्पेन? क्या ये स्पेनिश बॉन्ड के यील्ड का चार्ट है? क्या ये प्राइस का चार्ट है? बॉन्ड के प्राइस का चार्ट है? यस, एब्सोल्युटली यस। पहले जो बॉन्ड यहां पर था, ट्रेड कर रहा था, वो प्राइस सीधा गिर के इधर आ चुका है, लेकिन मेरा ऑब्लिगेशन आज भी यहीं खड़ा हुआ है। जो गैप है वो मेरे को पे करना है पूरा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है ये। अनटिल वी आर अनेबल टू गेट एनी फाइनेंसिंग, जब तक हमको फाइनेंसिंग नहीं मिलती तब तक हम कंटिन्यूस बेसिस पे पैसा लूज करते रहेंगे। क्योंकि अगर फाइनेंस होता है, सडनली मान लो किसी कंट्री के पास ये न्यूज़ ब्रेक हुई, पहले तो अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आएगी, रूमर्स ज़्यादा आएंगे, और फिर सडनली वर्ल्ड बैंक ने बैक कर दिया, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फिडेंस प्लेस कर दिया इकोनॉमी के अंदर, चीज़ें थोड़ी सुधर जाएंगी। येस और नो? जैसे ही पहला बेल आउट उसको मिलेगा, फंडिंग मिल जाएगी, इसका मतलब क्या, फ्यूचर में कॉन्फिडेंस प्लेस हो गया। ये 4 कंट्रीज ने मिलकर कंसोर्शियम बनाया, एक ग्रुप बनाया, और स्पेन को फंडिंग कर दी, 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलकर। तो 4 बड़ी जो मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के ड्राइवर्स हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस प्लेस कर दिया कि ठीक है, बट द सिचुएशन इज स्टिल टेम्पररी, ये चीज़ बता दी है। लेकिन जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी, पीपल आर परसीविंग, द वर्ल्ड इज परसीविंग दैट दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन, एंड आफ्टर दैट द कंट्री विल गो बैंकरप्ट। आई होप ये यहां तक समझ में आया होगा सबको। यस, नाउ ही रियलाइज कि प्रोफेसर वॉज राइट। ठीक है, डेनवर को अब रियलाइजेशन होता है कि प्रोफेसर बिल्कुल सही थे, दिस इज अ टोटल शिट स्टॉर्म नाउ। एंड जस्ट व्हेन एवरीवन थॉट कि स्पेनिश इकोनॉमी कुड बी मोस्ट डिस्क्रेडिटेड, ये स्पेनिश इकोनॉमी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, उस टाइम पर प्रोफेसर डिस्प्लेड चेरी ऑन द केक। प्रोफेसर ने केक के ऊपर एक चेरी रखी। ओके, वो चेरी क्या रखी? क्योंकि अभी तक ये हो सकता है कि इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, द वीडियो इज फेक, डोंट वरी, वी हैव द पोजीशन ऑफ गोल्ड विथ अस। आप समझ रहे हो, एक चोर की बात मानेगी दुनिया, या गवर्नर ऑफ स्पेन या प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन की बात मानेगी? सिंपल सी बात है, राइट? तो यहां तक इट कुड बी योर वर्ड्स वर्सेस माइन, बट when they have seen that the Spanish Navy has started searching the gold in the seabed, ये conclude हो गया कि this is the success of the heist, the Spanish Navy is searching for the gold under sea, क्योंकि प्रोफेसर ने ऐसा बताया था उन लोगों को, या उनको ऐसा पता चला एविडेंस कलेक्ट करके कि इन्होंने गोल्ड को डंप कर दिया सी बेड के अंदर, तो इन्होंने नेवी भेज दी। और इस टाइम पर गवर्नर क्या बोलता है? एवरीथिंग आई टोल्ड यू मल्टीप्लाइड बाय 10। Okay, that is how our economy literally could collapse. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। Now see this is being reported by Bloomberg in July 2021, श्रीलंकन इकोनॉमी के ऊपर। Asia's highest default risk put spotlight on Sri Lankan debt worry. The first test will be on July 27th, when the South Asian nation, which is Sri Lanka, must repay its $1 billion bond to investor. जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो FIIs है जिन्होंने श्रीलंकन बॉन्ड को सब्सक्राइब करा था, उनकी मेच्योरिटी ड्यू हो रही है आज से 20 दिन बाद, 7 जुलाई 2021 की बात है। उस टाइम पर हम देखेंगे कि हालांकि उन्होंने पे कर दिया था डेफिनेटली, नहीं तो तभी डिफ़ॉल्ट मार देती कंट्री, लेकिन उस टाइम तक आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट जो था, इट वॉज हाइएस्ट फॉर श्रीलंका एज कम्पेयर टू एनी अदर साउथ एशियन कंट्री। ऑल दीज आर साउथ एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ये सारी थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट वाज हाईएस्ट। एंड ये ब्लूमबर्ग निकालता है। ब्लूमबर्ग कैसे निकालता है? डेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से निकालता है, सोवरियन डेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से निकालता है। क्या होता है अभी आगे देख लेंगे एक बार और, ठीक है? किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका वॉज मेजरली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग or one of the major source for inflow of forex in India, in the country, is tourism. Second is export of tea. They literally produce one of the most expensive teas in the world. Ceylon tea बोलते हैं उसको। ओके, सेलोन करके एक जगह है, वहाँ पर वो टी उगती है और वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीज।
उसके प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम ये हुई कि सडनली रातों रात राजापक्षे जो परिवार था, जो प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि नाउ वी हैव टू स्टॉप यूजिंग फर्टिलाइजर्स, हम लोगों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनना है और ऑर्गेनिक तरीके से हम सेलॉन ट्री को ग्रो करेंगे। ठीक है, जब वो सेलॉन टी को ऑर्गेनिकली ग्रो करा तो यील्ड उसकी सडनली ड्रॉप हो गई। डेफिनेटली आप केमिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो यील्ड तो लो होगी, तभी तो ऑर्गेनिक लोग यूज़ नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक इज़ वेरी कॉस्टली, बिकॉज द प्रोडक्शन यील्ड इज़ वेरी लो। वो प्रोडक्शन यील्ड लो हुई और उसके कारण कंट्री के जो इनफ्लो ऑफ यूएसडी था दैट हैज़ बीन रिड्यूस ड्रास्टिकली। इट हैज़ बीन रिड्यूस सो मच दैट इट हैज़ ऑलरेडी वॉज हाफ। सो बाय 2020 अगर आप देखोगे 2020 में जो फॉरेक्स था श्रीलंका गवर्नमेंट का, दैट वाज अराउंड $8 बिलियन, राइट, दैट वाज अराउंड $8 बिलियन, which has been reduced to $2 billion over here. That was a massive 75% decline in forex reserve, contributing two major factors. First is drop in tourism, which I've told you, and second is because of their adoption of organic methods, जिसके कारण yield कम हुआ। दुनिया तो खरीदने तैयार है सेलॉन टी, आप बेचने तैयार नहीं हो, आप बेच ही नहीं पा रहे हो, you're unable to meet the demand, right? And exactly it happened in May 2022 the South Asian nation Sri Lanka has defaulted for the first time. पहली बार उसने डिफॉल्ट कर दिया। ओके, ये भी एक सिचुएशन आ गई उनके साथ। डिक्रीजिंग मेच्योरिटी वॉल। मेच्योरिटी वॉल क्या होती है वो समझते हैं। मेच्योरिटी वॉल मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर पे कितना डेट आपका मेच्योर हो रहा है विच यू नीड टू रीपे। किसी पर्टिकुलर ईयर पे कितना डेट आपका मेच्योर हो रहा है विच यू नीड टू रीपे। ये जो वॉल होती है इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, आप सोच के बताओ। अगर 2023 में इंडिया को इतना पे करना है और 24 में इतना पे करना है और 25 में इतना पे करना है और 26 में इतना पे करना है, 27 में इतना पे करना है, तो इमीडिएट लाइबिलिटी मेरी ज़्यादा है कम है? आज जो अगले साल की लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज हो रही है वो ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। मेरे पे प्रेशर आ जाएगा, फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा एक। आई हैव टू मैनेज इट, आई विल मैनेज इट, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूँगा मैनेज, इंडिया मैनेज कर लेगा, बट श्रीलंका मैनेज नहीं कर पाया। श्रीलंका का डिक्रीजिंग वॉल था। मेच्योरिटी वॉल मतलब यही होता है कि वो कैसा बार्स बन रहे हैं। इट इज़ लाइक अ वे ऑफ डिपिक्टिंग अ पर्टिकुलर चार्ट। ओके, नाउ इसको डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कैसे करा जाता है? जितना भी डेट मेरा 2023 में मेच्योर होने वाला है, मैं आगे एक नया डेट रेस कर दूंगा 2029 का, और उससे मैं इस डेट को रीपे कर दूंगा। आई होप इट इज क्लियर। मैं रोल ओवर करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ डेट करूंगा, मेच्योरिटी एक्सटेंड कर दूंगा एक नया लोन लेके। दैट वे यू कैन कन्वर्ट अ डिक्रीजिंग मेच्योरिटी वॉल टू अ इंक्रीजिंग मेच्योरिटी वॉल। बट श्रीलंकन गवर्नमेंट को उस टाइम पर इमीडिएट फंडिंग वॉज नॉट अवेलेबल। इवन इफ इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस और अ हायर प्राइस। लोग क्या डिमांड कर रहे होंगे? ज़्यादा प्रीमियम डिमांड कर रहे होंगे। डेफिनेटली दे आर डिमांडिंग अ हायर कूपन रेट। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कूपन रेट श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज पुट अपॉन देम ऑन देयर बॉन्ड इंडेंचर। क्रेडिट रेटिंग पहला फॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ गया था। दैट वाज बाय फिच। फिच ने अप्रैल 20 में फर्स्ट टाइम रेटिंग डाउनग्रेड किया था, जनवरी 21 में सेकेंड टाइम रेटिंग डाउनग्रेड किया, फिर थर्ड टाइम रेटिंग जनवरी 22 में डाउनग्रेड किया। और आप देखोगे दोनों तीनों एजेंसीज जो हैं वो साथ में ही करती हैं काम। थोड़ा आगे पीछे होता है, एक साथ नहीं करते, नहीं तो कॉपी पेस्ट होता है, उनका अपना अपना रैशनल होता है करने का। तो डेफिनेटली इवेंट्स वर देयर, कोई रीज़न रहा होगा तभी तो डाउनग्रेड हुआ। डिफॉल्ट नहीं हुआ था अभी तक, नीड टू अंडरस्टैंड दिस। डिफॉल्ट यहाँ पर आके हुआ मई में, ये जब जंक बनाया उसको पूरा का पूरा। तो फॉर श्रीलंका इट वॉज कमिंग, इट्स जस्ट दैट दे हैव इग्नोर्ड इट। ये तीनों चारों चीज़ें होती हैं, दैट इज़ बी मोर देन सफिशेंट। एक तो आपका डिक्रीजिंग मेच्योरिटी वॉल है, योर क्रेडिट रेटिंग हैज़ बीन डिक्रीजिंग, योर फॉरेक्स रिजर्व हैज़ बीन कोलैप्सिंग, और सोने पे सुहागा। व्हाट इज़ दिस? कोई बता सकता है किस चीज़ का चार्ट होगा?
श्रीलंका के किस पैरामीटर का चार्ट हो सकता है आपके हिसाब से? ये क्या स्पाइक हुआ, ऐसा क्या हो गया, क्या चीज बढ़ जाएगी सडनली, ऐसे बढ़ेगी जो सीडीएस? सीडीएस का चार्ट है, ठीक है। एवरीथिंग स्पाइक्ड इमीडिएटली। ये जो स्पाइक है ना, दिस इज अ वर्टिकल स्पाइक, एंड उसके बाद देर इज अ फ्लैट प्लेट्यू बन गया, ऊपर एक फ्लैट बन गया। क्या इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि श्रीलंका कुड रिवाइव? येस और नो? दे माइट हैव ओपन द टूरिज्म, थिंग्स कुड हैव बिकमिंग नॉर्मल फॉर देम, बट दैट इज जस्ट देयर इंटरनल परसेप्शन। दुनिया को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी तक श्रीलंका के ऊपर। जो सेलर्स हैं, जो सीडीएस के सेलर्स हैं, दे डिमांड अ हायर प्रीमियम फॉर द रिस्क दे आर एज्यूमिंग। वॉट अप टू वॉट हायर प्रीमियम दे आर, कितना मांग रहे? 50% मांग रहे हैं प्रीमियम। वो बोल रहे हैं अगर $100 बिलियन का डेट दे रहे हो और उसको इंश्योर करना है तो $50 बिलियन मेरे को देना पड़ेगा। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। 2022 में डिफ़ॉल्ट मारा था, $78 मिलियन नहीं दे पाया श्रीलंका यार। इतना तो अंबानी दे देता, मतलब $78 मिलियन अश्नीर ग्रोवर दे देता इतना तो है। नॉट, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अपना कोई भी अच्छा एक इन्वेस्टर दे देगा। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी बिग फॉर देम, राइट? एनी बिलियनर वुड पे। तो एक छोटा कोई बिलियनर भी सपोर्ट कर देता उसको तो इट कुड हैव डन, बट द काइंड ऑफ करप्ट गवर्नमेंट इट वॉज, राइट? एंड जो कंसंट्रेशन रिस्क था, दैट द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम इज इन हैंड ऑफ जस्ट वन फैमिली, दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी। ना समझते हैं व्हाट इज द सोवरेन डेट वल्नरेबिलिटी रेटिंग ऑफ ब्लूमबर्ग। मैंने बताया था 4-5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड करती है। ओके, आई नीड टू अंडरस्टैंड। रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, इसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपने हज़ारों बार आज तक देखा है इन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई रशिया विंस। ओके, ये 5 पैरामीटर पे मैंने चार्ट्स बनाए हैं इसमें। आप देखो, ये जो आपको रॉयल ब्लू और रेड कलर का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, दैट इज अ 5 ईयर बॉन्ड एंड 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड ऑफ रशिया। एंड ये जो यूक्रेनियन फ्लैग के कलर में 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये 5 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड है फॉर यूक्रेन। व्हेन द वॉर हैपेंड इन मार्च, दोनों की बॉन्ड यील्ड सडनली ड्रॉप हो गई, जो लॉजिकल था। सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन सच अ मैनर, सिस्टम वैसे ही बना हुआ है कि आपका बॉन्ड यील्ड ड्रॉप हो गया सडनली एंड बॉन्ड का प्राइस हायर हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर दिस वाज द जोन ऑफ कन्फ्यूजन। यही हो रहा था, रोज अलग अलग न्यूज़ आ रही थी। कभी बोल रहे थे कि रशिया ने कीव पे अटैक कर दिया, कभी बोल रहे थे कीव छोड़ दिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी फ्रांस अपने मिक्स दे देगा यूक्रेन को, कभी ये हो जाएगा। तो इट वॉज अ रूमर बेस्ड ट्रेडिंग विच वॉज हैपनिंग ऑलमोस्ट फॉर गुड 4-5 मंथ्स। ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ। रशिया हैज़ बीन, बॉन्ड्स हैव बीन इंक्रीज्ड, बॉन्ड का यील्ड इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का रशिया पे। बट यूक्रेन के साथ वो चीज़ नहीं हुई है अभी तक। रशिया ने रिवाइव कर दिया है, यूक्रेन के साथ वो चीज़ नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। विल सी ऐसा क्यों हुआ है। डेफिनेटली यार, यू कैन नॉट कंपेयर रशिया विथ यूक्रेन, कैन यू डू दैट? इट इज़ लिटरली, इट वॉज एन इनजस्टिस दैट रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। एंड ये दूसरा सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कि यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर इट। इट इज़ नॉट केपेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ, रशिया के पास ऑयल है भाई, रशिया के पास एनर्जी कंट्रोल करता है। अगर किसी को पता हो तो उसने पूरे के पूरे विंटर्स में 12 बजा के रख दी यूरोप की। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर, यूरोप में इस टाइम पर जो पावर का टैरिफ है दैट इज स्काई रॉकेटिंग बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन रशियन गैसेस। और ये चीज़ यहाँ पर आ गई थी न्यूज़ में, जब ये यहाँ पर जब वो सैंक्शंस लगा रहे थे ना यूरोप जब रशिया पे सैंक्शन लगा रहा था, तब ये चीज़ आ गई थी कि भाई अभी तो सैंक्शन लगा रहे हो कि ट्रेड नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हाउ विल यू टेक द गैसेस फ्रॉम देम। नाउ 5 ईयर CDS, ये देखो क्या हुआ, ये रशिया यूक्रेन का है, ठीक है। इट हैज़ बिन डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, इमीडिएट स्पाइक हुआ, इमीडिएट डाउन हुआ। ये जो हुआ ये पैनिक हुआ,
ये क्या पोजीशन काटने के चक्कर में पैनिक हुआ? येस और नो? दिस वॉज जस्ट अ स्पाइक। ये सिर्फ पोजीशन स्क्वायर ऑफ का पैनिक था। मतलब ये 10,000 पहुंच गया था यहाँ पर, 10,000 बेसिस पॉइंट उसी दिन पहुंचा दिया था इसको। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इमीडिएट वो उस लेवल पे डिफॉल्ट स्प्रेड हो गया, बट दैट वाज जस्ट अ पोजिशनल पैनिक, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का पैनिक था। लेकिन उसके बाद ये जो कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है, यहाँ तक जो मूव हुआ है इधर तक, ठीक है, ये एक्चुअल में उसके डिफॉल्ट रिस्क, बिकॉज पीपल हैव स्टडीड द यूक्रेनियन इकोनॉमी, दे हैव स्टडीड द वे द आर्मी इज रिएक्टिंग, द वे गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग, द वे दे आर ऑनरिंग देयर डेट्स व्हेन दे आर इन वॉर जोन, वेदर दे आर एबल टू डू दैट और नॉट। क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है, जो लोगों को डेट ड्यू थे उन्होंने अपनी ड्यू डेट से आगे बढ़ा दी है खुद से कि भाई तुम डिफॉल्ट मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेफिनेटली सी इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू सपोर्ट द वीकेस्ट, राइट, हमेशा ध्यान रखना। ये चीज़ मनी हाइस्ट में प्रोफेसर ने भी बोली है कि हम अगर जब भी हम पकड़े जाएंगे तो हम खुद को इतना गया बीता दिखाएंगे दुनिया के सामने ताकि लोगों की सिंपैथी हमारे साथ आ जाए। ठीक है, दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल वर फेवरिंग यूक्रेन विदाउट इवन knowing the correct or the gist out of it. It's not that I am favoring Russia or I am favoring Ukraine. It is not about it. रशिया पहले भी इन्वेजन कर चुका है, बट रशिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसने इन्वेट किया है। आपको पता हो 2001-2002 में रशिया ने क्रीमिया रीजन को इन्वेट किया था। नॉट श्योर क्रीमिया के बारे में सुना है, नहीं सुना है किसी ने। क्रीमिया रीजन इज़ अ सैंक्शनड रीजन। आप वहाँ पैसा नहीं भेज सकते हो, आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। इंडियन बैंक ऑल्सो वोंट अलाउ you to send any money to Crimea region, any money to Iran, ठीक है, any money to Russia, now Russia also, okay? Because अगर ICICI बैंक ने अलाउ करा तो US ICICI बैंक को सैंक्शन कर देगा, फिर ICICI बैंक कभी US में पैसा नहीं भेज पाएगा। तो उनके लिए US मार्केट इज बिग रादर देन क्रीमिया रीजन का मार्केट। ये देखो, ये जो पोजीशंस क्रिएट हुई थी ये भी पैनिक में क्रिएट हुई थी। 14,000 पे चल गया था यार। मतलब 100 रुपये के डेट को इंश्योर करने के लिए 140 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। दैट वॉज जस्ट क्रेजी, राइट। इट हैपेंड बट नाउ इट इज़ डिक्रीजिंग। दो डिक्रीज तो यूक्रेन का भी हो रहा है, बट द वे इसका जो पेस है दैट इज़ मच हायर डिक्रीज का। ठीक है, पीपल हैव स्टार्टेड प्लेसिंग द ट्रस्ट ओवर रशिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं तो ये परमानेंट नहीं रहते हैं। इट कुड बी परमानेंट फॉर वन नेशन बट नॉट फॉर अदर। एंड सिंपल इसमें तो मतलब एक अंधा भी देख के बता देगा, पहले ही बता देगा कि रशिया वॉज इन अ मच डोमिनेटिंग पोजिशन एज कम्पेयर टू यूक्रेन। ओके, सी दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है, मतलब इससे ऑथेंटिक मेरे को कुछ मिला नहीं।